डिटेल में हमने देखा भी था इनके बारे में कि इतने टाइप के फोर्स हैं। वेट डैम का कैलकुलेशन देखा था जो मेजर स्टेबलाइजिंग फोर्स है, और वेट कैलकुलेशंस का हमने देखा था। फिर जो वाटर है, जो मेजर डी स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, जो स्टोर्ड वाटर है, उसका हमने देखा था ये कि कैसे एक्ट करता है ट्रायंगुलर शेप में। और इसका 1/3 फ्रॉम द बेस, यहाँ पे बेस हम मोमेंट कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, जो यहाँ पे टो पे कैलकुलेट करते हैं मैंने, और कई बार हील पे भी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स जब मोमेंट निकालते हैं तो इसकी जो लिवर आर्म लेते हैं वो h/3 लेते हैं। ये इन टोटल फोर्स जो है 1/2 gamma w h square. This is unit weight of the water, and h square, h is the height of the water upstream of the dam. तो ये टोटल वेट होता है। वाटर प्रेशर इंक्लाइंड हो तो उसका भी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी अपलिफ्ट प्रेशर की बात करें। अपलिफ्ट प्रेशर जो इरिगेशन में है उनको तो काफी अच्छे से आ गया होगा। यहाँ पे एक डिफरेंट लुक मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ डैम है और डैम में क्रैक्स भी जनरेट होते हैं। जनरली जो छोटा वियर है, वियर में क्रैक जनरेट नहीं होते तो हमें ज्यादा डर नहीं रहता। वियर का जो स्ट्रक्चर है वो फेल नहीं होता, फाउंडेशन फेल होता है। ये बात आपको एक बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो वियर में फेलियर है दैट इज बिकॉज ऑफ फाउंडेशन या सबसोइल कोलैप्स हो जाती है या सबसिडेंस की वजह से होता है। यहाँ पे फेलियर स्ट्रक्चरल फेलियर होता है ग्रेविटी डैम में, भले ही वो मेशनरी ग्रेविटी डैम हो या कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम हो। फेलियर किस टाइप का होता है? स्ट्रक्चरल फेलियर ज्यादा होते हैं। हालांकि फाउंडेशन फेलियर भी है बट इतने प्रोमिनेंट नहीं है। जैसे आप अर्दन डैम्स में देखते हैं तो सीपेज मैक्सिमम होता है। तो हम ज्यादातर डिजाइन जो है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, सेफ्टी हम प्रोवाइड करते हैं कि सीपेज हमारा कंट्रोल में है। तो ये जो अपलिफ्ट प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो वो अपलिफ्ट प्रेशर कैसे एक्ट करे, तो ये अपलिफ्ट प्रेशर के बारे में थोड़ी सी जानकारी है जो हम IS कोड से भी ले सकते हैं, जो हमारा 6512 है, उसमें ये पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है। लेट्स डिस्कस डायरेक्टली ऑन टू द स्केच कि कैसा इसका अपलिफ्ट प्रेशर होगा। वियर के केस में हम देखते थे कि जब नीचे फाउंडेशन के साथ से पेज चालू होता है तो अपलिफ्ट एक्ट होता है, और अपलिफ्ट का कंपोनेंट जो है गामा WH, जो हमारा गामा, ये जो मान लो कि ये एक स्केच है ग्रेविटी डैम का जिसमें फ्रंट जो है बिल्कुल स्ट्रेट कट हो रहा है। एक यहाँ पे ड्रेनेज गैलरी मान लो नहीं दिया हुआ है। अपलिफ्ट प्रेशर डायग्राम बिफोर क्रैकिंग, दिस इज फाइनल अपलिफ्ट pressure diagram for the cracked section and this is the uplift diagram with gallery। मान लो कि बिफोर डायग्राम बिफोर क्रैकिंग, यहाँ पे क्रैकिंग नहीं है और ये भी नहीं है, तो क्या ये ड्रेनेज गैलरी भी नहीं है। तो डायग्राम ऐसा होगा कि जिसमें H, कैपिटल H डेप्थ है वाटर की अपस्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में स्मॉल h डेप्थ है वाटर की। टेल वाटर होता है, मैं आपको मान के चलिए टेल वाटर बहुत सारे रिजर्वोयर, बहुत सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में टेल वाटर एग्जिस्ट करता है और उसकी जो डेप्थ है वो 10-20% ऑफ दी अपस्ट्रीम डेप्थ होती है। तो ये काउंटर बैलेंस करने के काम आता है, बहुत सारा सेफ्टी जो प्रोवाइड करता है वो ये प्रोवाइड कर सकता है। तो ये वी हैव टू assume the realistic scenario for the calculation of uplift। तो ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे जो कंपोनेंट लेते हैं गामा H, गामा इज द यूनिट वेट, H इज दिस, एंड यहाँ पे गामा H स्मॉल h ये कंपोनेंट लिया और इसको लीनियरली मिला दिया। लेकिन हम जब डिजाइन करते हैं वियर को तो हमने फिर फोस्टर थ्योरी में देखा था कि ये लीनियरली वेरी नहीं करता, कोस इनवर्स फंक्शन के हिसाब से वेरी करता है। जो हमने सिर्फ इरिगेशन में जो डिटेल्ड स्टडी करते हैं वियर्स और बेराज डिजाइन की, या अलुवियल सोइल में जो डिजाइन करते हैं हम स्ट्रक्चर्स, ये फाउंडेशन जो है बेसिकली प्रीवियस फाउंडेशन पे ग्रेविटी डैम्स बनते हैं। जब फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है दैट वी आर गेटिंग ए गुड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू बिल्ड ए ग्रेविटी डैम, इसका बहुत सेल्फ वेट होता है। अदरवाइज जो अलुवियल सॉइल में इतना बड़ा डैम बनाएंगे तो खुद के वेट से ये अंदर चला जाएगा पूरा का पूरा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसमें
हम लीनियर बिहेवियर ही लेते हैं। IS कोड 6512 ये डिस्क्राइब करता है कि यहां से यहां तक लीनियर लेते हैं। इसके आगे एक C कोफिशिएंट भी लगता है, कोफिशिएंट ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर, ऐसा C भी लगाते हैं, क्योंकि ये कंपोनेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार इतना लीकेज होता नहीं है, तो डिफरेंट सॉइल एंड फाउंडेशन कंडीशन के लिए यहाँ पे C कोफिशिएंट लगाते हैं। जो C लगाएंगे तो C टाइम्स गामा WH, यदि C की वैल्यू बने तो गामा WH ही रहेगा, और इसको मिला दिया तो ये मिल गया हमें प्रेशर डायग्राम। इसका हम एरिया निकालेंगे तो टोटल प्रेशर एक्टिंग ऑन टू दिस मिल जाएगा, और फोर्स मिल सकता है हमें डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, कि हमें यूनिट लेंथ के लिए चाहिए या पूरे बेस के लिए चाहिए, हम निकाल सकते हैं। अब ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये इसका मॉडिफिकेशन है, इस जो फर्स्ट डायग्राम है उसका मॉडिफिकेशन है। कैसे है? यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है। कहाँ पे किंक आता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही रिडक्शन होता है। यदि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की होती तो हमें यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन मिलती, और यहाँ पे एडिशनल इतना फोर्स अपलिफ्ट फोर्स मिलता जो वेट को रिड्यूस करता, इतना ये वाला पोर्शन। लेकिन हमें यहाँ पे कितना है? ये जो ऑर्डिनेट है ये गामा H ही है, गामा WH ही है, ये भी गामा W स्मॉल h है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जहां गैलरी प्रोवाइड की हुई है वहां पे उस पे जो ये है ये H प्लस H, मतलब ये हाइट प्लस H माइनस H डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 माइनस 1/3 ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू हाइट्स ऑफ द वाटर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, 1/3 ऑफ दैट वो लेते हैं। तो ये ऑर्डिनेट चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो दिस इज ऑल्सो रिकमेंडेड इन IS कोड 6512 कि ये ऑर्डिनेट इतना लेना है। तो ये क्यों लेते हैं इसकी हम रिसर्च में नहीं उतरेंगे, हम ये ले लेते हैं कि जहां ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें ऑर्डिनेट को रिड्यूस कर देते हैं, जो डाउन स्ट्रीम में हाइट होती है, प्लस कितना करते हैं H माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाई 1/3 ऑफ डिफरेंस ऑफ दो टू हाइट्स, एंड देन वी मल्टीप्लाई बाई गामा W। यहाँ पे भी गामा W से मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पे। तो ये जो स्केच बन गया है ये आपने ड्रॉ भी किया है, मैंने देखा आपके जो ट्यूटोरियल आपने सबमिट किए हैं तो आपने अच्छे से ड्रॉ किया है। तो ये ड्राइंग का जब मीनिंग जब समझते हैं तो ये होता है। अब देखिए, यदि इन केस यहाँ पे मान लो कि ये डैम है और यहाँ पे L लेंथ का B लेंथ का, सपोज कि यहाँ से यहाँ तक क्रेक जनरेट हो गया, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का क्रेक जनरेट हो गया, जिसकी लेंथ कितनी है? B, ये जो यहाँ लिखी हुई है ना B। तो कोड क्या डिस्क्राइब करता है हमारा? कोड डिस्क्राइब करता है कि जहां तक क्रेक लेंथ है, जितनी लेंथ की, मान लो कि B लेंथ की क्रेक है, तो वहां तक इसको हमें लीनियरली एक्सटेंड करना पड़ेगा। मैं ड्रॉ करूं दोबारा से, तो यहां से लेके ये यहां तक यदि क्रेक है मान लो, तो ये यहां से लेके यहां तक ऐसा जाएगा, एंड देन यू आर कनेक्टिंग इट डायरेक्टली टू गामा स्मॉल h। तो ये इतना सारा क्रेक की वजह से अपलिफ्ट ज्यादा हुआ, तो मतलब वेट उसका इतना सारा कम हो गया, इतना सारा वेट कम हो गया, मतलब जो फोर्स एक्ट कर रहा है वाटर फोर्स यहाँ पे, वो उसको ओवरटर्न इजी से कर सकता है। तो एनी क्रेक जनरेटेड विल लीड टू डिट्रीमेंटल फेलियर मेनी टाइम्स। तो क्रेक यदि हील पोर्शन में, ये हील है, ये टो है, टो TOE टो, ये टो पोर्शन है, तो हील में कोई भी कंडक्ट जनरेट होता है, ये टेंसाइल क्रैक्स होते हैं। यहाँ पे क्रशिंग होती है, मतलब कंप्रेशन फेलियर होता है, और यहाँ पे टेंसाइल फेलियर होता है। टेंसाइल फेलियर होता है कैसे है? ये क्रेक जनरेट होता है, क्रेक टेंशन से जनरेट होता है। यहाँ पे रेनफोर्समेंट मोस्टली बहुत कम होता है, होता ही नहीं है, देते हैं तो भी कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए देते हैं। और ये क्रेक एक बार जनरेट हो गए तो ये एक विसियस सर्कल बन जाता है, और फिर क्रेक लेंथ बढ़ती रहती है, एक दिन में नहीं बढ़ती, साल 2 साल 3 साल प्रोसेस में लग जाता है, क्योंकि इतना जल्दी ये भरा हुआ भी नहीं रहता 2-3 सालों तक। ये डैम जो है ये जरूरी नहीं है कि 100% कैपेसिटी पे भरा हुआ हो, जो डाउन स्ट्रीम कंडीशन है वो भी पता नहीं है।
हमारी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने डैम के कंस्ट्रक्शन में लिया वो भी हमें पता नहीं है, तो कितना बड़ा क्रैक कितने डिट्रीमेंटल होगा। तो ये एक प्रोसेस 1, 2 साल, 3 साल में यदि हम ऑब्जर्व ढंग से नहीं करें तो ये डैम हमारा फेल हो सकता है। तो डैम का इंस्पेक्शन आप करने जाओ डैम में, ड्रेनेज गैलरी में, तो यू शुड लुक एट क्रैक्स एट द बॉटम कॉर्नर्स, बोथ लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर्स। या जब ये डैम खाली और ड्रॉ डाउन कंडीशन में हो तो यहाँ पे कहीं पे आपको क्रैक नहीं दिखना चाहिए, अदरवाइज ये टेंशन क्रैक खराब कर सकते हैं। तो एक जो अपलिफ्ट के बारे में क्वेश्चन था, शायद DHS में पूछा था कि कैसा है, तो मैंने एक जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, जब हमारा पानी नीचे से जाता है तो ये टाइप का है, ये अपलिफ्ट है और ये वाटर प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो ये मान लो कि ये हम सीवर लाइन डाल रहे हैं, नीचे डाल रहे हैं, जमीन के नीचे डाल रहे हैं और हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं दिस काइंड ऑफ सेक्शन वी आर प्रोवाइडिंग फॉर द लाइन, सीवर लाइन। तो यहां से यदि ये सबमर्ज्ड है तो ये वाटर इज नॉट अपलिफ्ट, दिस इज प्रेशर ऑफ द वाटर यहाँ पे। और ये केवल जो डाउन स्ट्रीम से लग रहा है वो ही फोर्स है, वो ही फोर्स जो है वो अपलिफ्ट है। बाकी के फोर्स इसको साइड से, जैसे हमने वाटर फोर्स पढ़ा था डैम में, वैसे एक्ट हो रहा है। ये एक दूसरे टाइप का है हीविंग का, जिसमें मान लो कि ये पोर्शन अप है और ये डाउन है और ये वाटर यहाँ पे फील्ड इन है, तो ये पोर्शन थोड़ा अप आ जाता है, ये पोर्शन अप आ जाता है। कई बार दिखता है कि ये सोइल है दैट हैज बीन रेज्ड, तो ये टाइप का फेलियर, हीविंग फेलियर आपने पढ़ा होगा सोइल मैकेनिक्स में। और ये हम वियर बैराजेस में पाइपिंग पढ़ रहे हैं, अलुवियल सोइल में जो पढ़ते हैं कि कैसे नीचे से पानी बहता है और बाहर निकल जाता है, तो उसको हम पाइपिंग का नाम देते हैं। अब एक आपका पोर प्रेशर का था क्वेश्चन कि पोर प्रेशर क्या है। तो पोर प्रेशर का जो आपका मैकेनिज्म है, तो जब पोर प्रेशर मतलब पानी जब पोर्स के अंदर फिल इन होता है, then it acts and it exert pressure in all the direction, not in one direction. The direction of upward component of that you may consider that it may leading to uplift pressure, and जो horizontal component है you may consider that if soil gets saturated then this is the water pressure or the saturated soil pressure onto the structure. तो इस वे में आप समझ सकते हो इसको। अभी अर्थ एंड सिल्ट प्रेशर जो हमने पहला पढ़ा था पानी का, उसके बाद हमने पानी की कैलकुलेशन की थी और हमने गामा डब्ल्यू उसमें यूनिट वेट लिया था। भी हो, मान लो अपस्ट्रीम में उसके सिल्ट है तो क्या है, तो उस सिल्ट में दो टाइप के रिकमेंडेशन है कि यदि जो वाटर अपस्ट्रीम में है सिल्ट लेडन है, तो रिकमेंडेशन IS कोड क्या देता है कि हॉरिजॉन्टल सिल्ट एंड वाटर प्रेशर इज अज्यूम्ड टू बी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ फ्लूइड विद अ मास ऑफ 1360 kg per meter cube। वाटर का कितना लेते हैं 1000, लेकिन व्हेन इट इज सिल्ट लेडन देन द गामा W द यूनिट वेट of the fluid we take as 1360 kg per meter cube। और वर्टिकल जब सिल्ट लेडन है तो उसमें गामा W that is water only, but water is not pure water, water is with silt, lot of silt, that in that case as per IS code, if a reservoir, if a dam reservoir is much filled with the silt laden water, then the density of water we have to increase almost double in case of vertical forces। हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो फोर्स देखे थे उसमें, और दोनों में हमारा चेंज दिखा था कि कितना लेना है। तो वर्टिकल सिल्ट एंड वाटर प्रेशर ये कंबाइंड है, फिर वाटर का अलग से नहीं काउंट करते हैं, हम उसी में यूनिट वेट में ट्रीट कर लेते हैं और फिर वाटर का अलग से ट्रीट नहीं करेंगे। डायग्राम वही रहेगा, अर्थ एंड सिल्ट प्रेशर। मान लो कि आप कहते हो कि दिस मच वाटर इज सिल्ट, दिस लाइन डिस्क्राइब दैट डाउन ऑफ इट द वाटर इज सिल्ट लेडन, मच ऑफ वाटर इज सिल्ट लेडन। देन यहाँ पे जो किंक मिल रहा है, अदरवाइज ये स्ट्रेट लाइन थी हमारी वाटर की,
जब हमने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर चेक किया था इस डैम सेक्शन पे, तो क्या मिला था हमें, ये स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमारी अभी क्या होगा, गामा डब्ल्यू एच, तो यहाँ पे गामा डब्ल्यू जो है वो 1300 कितना 60 हॉरिजॉन्टल के लिए लेना है, और वर्टिकल के लिए जो गामा डब्ल्यू लेंगे वो हमें कितना लेना है, 1925 केजी पर मीटर क्यूब। और ये इक्वेशन एक ही रहेगा, ओनली ये जो है इसके ऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल जो ऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, ये डायग्राम चेंज हो जाएगा, तो टोटल जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वॉल पे वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि हम कैसे इसको कंसिडरेशन में लेते हैं, सिल्ट का जो एडिशनल प्रेशर या फोर्स जो डैम पे लग रहा है वो कैसे कोड में कोडल प्रोविजन है। ओके, अभी वेव प्रेशर में हम यहाँ पे वेव्स का प्रेशर देख रहे हैं, न कि जो वेव्स जनरेट होते हैं। डैम जो सेक्शन है उसके फ्रंट में, जो डैम सेक्शन है उसके फ्रंट में जो रिजर्वोयर है उसके ऊपर यदि उसके ऊपर यदि हवाएं चल रही है, एक लेवल से ऊपर ज्यादा हवाएं तेज चल रही है, winds are blowing like that high, then there would be like waves getting generated and they will directly come onto the upstream face of the dam. तो उसको हमें क्या डिजाइन करना चाहिए और कहाँ इफेक्ट करती है, दैट इज गोइंग टू स्टडी इन दिस। तो उसमें दो तीन स्टडीज आईएस कोड में मेंशन है, एक तो सेविली की है जिसमें HW निकालते हैं, हाइट ऑफ द वेव निकालते हैं मीटर्स में, जो रिजर्वोयर की शेप और वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी लेती है, और एक डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है, मॉनिटर का इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें हम इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं और उसमें HW की वैल्यू मिल जाती है। तो मैं इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा अभी आपको कि HW का कैसे इसको इफेक्ट करती है। तो इस इक्वेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, बड़ा इक्वेशन लग रहा है, डिफिकल्ट इक्वेशन लग रहा है, लेकिन ज्यादा है नहीं कुछ। तो आप देखोगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, वी W दिया हुआ है, दैट इज द विंड वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। F क्या दिया हुआ है, F इज द फैच लेंथ ऑफ द रिजर्वोयर इन किलोमीटर। फैच लेंथ का मतलब क्या हुआ कि कितनी दूर से वेव जनरेट होके आ रही है, जो डैम का सेक्शन है अपस्ट्रीम वॉल है उस पे कितनी दूर से वेव जनरेट होके आ रही है। यदि वो 32 मीटर से कम है या 32 किलोमीटर किलोमीटर से कम है या किलोमीटर से ज्यादा है, 100 किलोमीटर भी हो सकता है, 150 किलोमीटर तक फैच हो सकता है। बेसिकली आप समझ लो कि ये बैकवाटर इफेक्ट जिन रिजर्वोयर्स का ज्यादा होता है उनका फैच भी ज्यादा होता है। जैसे सरदार सरोवर का 100 किलोमीटर से ज्यादा है तो वहां पे फैच मोस्टली 32 से आपको ज्यादा मिलेगी। तो विंड वेलोसिटीज जो है वो विंड वेलोसिटी ऑफ 120 kmph over water in case of normal pool condition and 80 kmph over water in case of maximum reservoir condition। तो ये नॉर्मल और मैक्सिमम आपको पता चल गया, ये फ्लडिंग कंडीशन है। मैक्सिमम मतलब फ्लडिंग कंडीशन, HFL। फ्लड में जितनी हाइट जाती है, वाटर की डेप्थ जाती है आप कह सकते हो, तो वो HFL हुआ। नॉर्मल पूल लेवल में भरा हुआ रिजर्वोयर है तो 120 kmph हम मान सकते हैं। तो wind velocity of 120 kmph over water in case of normal pool level condition and 80 kmph over water in case of HFL should generally be assumed for calculation of wave height if meteorological data is not available। मेटीरियोलॉजिकल डेटा मतलब हाइड्रोलॉजी एंड मेटीरियोलॉजिकल डेटा, आपको 2-3 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, 50 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है कि मैक्सिमम यहाँ पे विंड वेलोसिटीज क्या थी। तो ये विंड वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट हम कोडल प्रोविजन के हिसाब से ले लेते हैं, 120 फॉर NPL एंड 80 फॉर HFL ले लेते हैं। तो ये विंड वेलोसिटी आप यहाँ पे रख सकते हो। फेच आपको पता चल सकता है, आप ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो या जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे रिजर्वोयर के वहां से ले सकते हो। बाकी इसमें कुछ है नहीं, बाकी ये एम्पेरिकल इक्वेशन है, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कैसे आते हैं, ये केवल रिकॉर्ड में होते हैं और एम्पेरिकल वो ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, उनको स्टैटिस्टिकली वो जम्बलिंग कर
की तो एक इक्वेशन निकलती है, रिग्रेशन इक्वेशन होती है बेसिकली ये। तो उन रिग्रेशन इक्वेशन में इनके रिलेशनशिप निकल आते हैं। तो ये रिलेशन वेव हाइट वेव का विंड वेलोसिटी के साथ एंड फैच के साथ है बस, और ये भी फैच ही है तो और कुछ नहीं है। तो 32 किलोमीटर से ज्यादा फैच है तो इक्वेशन बहुत ही सिंपल हो जाती है आपकी, 0.032 रूट ऑफ VWF, ये इक्वेशन आ जाती है। दिस इक्वेशन इज नॉन एज मोलिटोज इक्वेशन, दिस इज एक्वोडल इक्वेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखिए, जो हाइट HW आपको मिली थी वो कैसी होती है। तो ये टॉप सरफेस है रिजर्वोयर का, आप देखो तो ये टॉप सरफेस है रिजर्वोयर का, यहां से ये वेव जनरेट होती है, तो ये इसका क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं, और इसका एम्पलीट्यूड भी आप निकाल सकते हो, इसका लैम्डा भी निकाल सकते हो, सारा कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो सरफेस है इससे 2/3 ऊपर है, या यहाँ पे देखिए, और 1/3 ये पानी के अंदर डिग आउट करती है वाटर को। जो ये डिग आउट करती है वो क्या करता है, पानी स्प्लैश करता है, यहाँ आके क्या करता है, पानी स्प्लैश करता है। ये अप है, ये अपस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम फेस ऑफ द डैम है। ये डैम का टॉप क्रेस्ट कह सकते हो या टॉप विड्थ कह सकते हो यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये इसका इफेक्ट यहां तक असर होता है। ऑब्स्ट्रक्टेड क्रेस्ट, अप्रोक्सीमेट प्रेशर लाइन जो है ये यहां से लेके यहां तक ये प्रेशर एक्सर्ट करती है। ये प्रेशर डायग्राम है वेव का, ये फ्रंट में, और इसके ऊपर ये जो है फ्री बोर्ड डिसाइड करते हैं। तो ये जो फ्री बोर्ड डिसाइड होते हैं ये HW पे होता है। आप एक सेकंड होल्ड करिए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हम्म तो फर्स्ट ईयर को बोल दो आप, इनको AR पटेल को, जिगर को फोन करके तुरंत ही। नहीं, मैं लेक्चर में बैठा हूँ अभी। ओके, तो ये हमारा जो फोर्स, जो हम ये है HW। अभी ये प्रेशर इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ HW, हमने HW is the height of wave and the intensity at which this acts is 24 HW. This is again the empirical equation. You need not to be empirical as well as the geometrical output of the HW, and this is the total pressure which acts at a point here. This is the PW, the pressure because of this wave is 20 HW square. Okay, this is intensity. This is intensity, then not the total. Like a hydrostatic
force, we get intensity at any depth, and then we take the diagram total or area of the diagram. If you calculate the area geometrically, you will get the total value, and the total pressure which comes out is 20 HW square. This is Caudal equation given in terms of kilonewton. Okay, and this particularly diagram is important. Many times short note is asked in many examination about wave pressure and its distance. These factors are important, that at which point this acts and how much is the total height or at which location. So you could locate this in terms of that the position of this HW is 3/8 times the normal surface of the reservoir. Then this is 1.33 times HW from normal surface, the total pressure which acts on the wall. और उसके बाद भी थोड़ा सा जगह हम छोड़ते हैं and then we provide the. तो ये स्प्लैश का जो है, ये प्रेशर का क्या मतलब हुआ कि यहाँ तक स्प्लैश आता होगा इसका। जब ये वेव्स टकराती है, वेव की हाइट तो इतनी ही है जितनी इतनी दिख रही है आपको। एक ये ट्रफ है और इसका वापस क्रेस्ट यहाँ से बन के नीचे जाता है, मान लो यहाँ से नीचे जाता है, लेकिन when it strikes it gives impact up till this, and this is the total free board. इसको फ्री बोर्ड कहते हैं। ये जो डिस्टेंस है ना, सॉरी यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं फ्री बोर्ड। हम 3 से 4 मीटर प्रोवाइड करते हैं बड़े डैम्स में, 4 मीटर तक। 4 मीटर की हाइट हमें ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है बिकॉज टू स्टॉप दिस स्पिलेज। ओके, तो वो जो है वो HW पे ही डिपेंड करता है। और ये जो वैल्यू से जो प्रेशर मिल रहा है हमें, ये हम कंसीडर करते हैं डिपेंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ HW अलोंग विद दी जो वाटर प्रेशर या सिल्ट प्रेशर एक्ट कर रहा है उसके साथ इसको हम सम अप करेंगे तो हमें 3-4 प्रेशर का सब मिल जाएगा, 1-2 प्रेशर हमें और मिलेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट है, जो हम जो लार्ज डैम्स में, बिग डैम्स में कंसीडर करते हैं, वो है अर्थक्वेक फोर्सेस। वो है अर्थक्वेक फोर्सेस। इसकी कैलकुलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। तो आप में से कितने लोगों ने पढ़ रखा है अर्थक्वेक फोर्सेस? मुझे बताएंगे आप अर्थक्वेक डिजाइन जो था 5th या 6th सेमेस्टर में, आप में से किसने अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है? सभी ने पढ़ा हुआ है? Was that a compulsory subject or like elective? इलेक्टिव था सर। कितने बच्चे थे इलेक्टिव में? पंद्रह थे या 30 थे? टाइप कर दो भाई। इलेक्टिव में कितने स्टूडेंट्स ने DHS पढ़ा हुआ है? 15 ने या 30 ने? जो पढ़ा हुआ है वो तो बता ही सकता है ना कितने लोगों ने पढ़ा है, या भूल गए सब कोरोना में? ओके, नहीं भी पढ़ा है तो कोई खास बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। इतना कुछ रॉकेट साइंस जितना डिफिकल्ट नहीं है, हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो अर्थक्वेक आपको पता है कि एक बहुत ही नेचुरल सी फिनोमिना है जिसका वाइब्रेशन, रैंडम वाइब्रेशन सेट करता है। किसमें? जो अर्थ फॉर्मेशन होता है उसमें। और जब अर्थ फॉर्मेशन वाइब्रेट करेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर में भी वाइब्रेशंस आएंगे। वाइब्रेशंस आएंगे मतलब क्या हुआ कि फोर्स, इनर्शिया जनरेट होता है। इनर्शिया जनरेट होता है और वाइब्रेशन यदि ग्राउंड में आ रहा है तो आगे का पानी है वो भी वाइब्रेट करेगा। तो पानी भी वेव फोर्स अलग है। अर्थक्वेक में हाइड्रोडायनेमिक फोर्स बोलते हैं हम उसको, वो जनरेट होगा। तो इसमें क्या बहुत सारी चीजें होगी, उन चीजों को हम 3-4 भागों में बांट सकते हैं।
कि एक तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कैसे लगता है, एक वाई डायरेक्शन में फोर्स कैसे लगता है और एक जेड डायरेक्शन में फोर्स कैसे लगता है, एक स्टैटिक फोर्स कैसे लगता है और एक डायनेमिक फोर्स कैसे लगता है। तो खत्म बात। तो एक्स डायरेक्शन मतलब जो डैम की एक्सिस है उसी डायरेक्शन में, तो डैम की एक्सिस में हमारा कोई लोड ही ट्रांसफर नहीं हो रहा। आप देखो तो ग्रेविटी डैम में लोड डाउनवर्ड है यदि ये आर्क शेप्ड डैम है। हेलो सर, आप यस हाइड्रोडायनेमिक फोर्स और सीपेज फोर्स में रिलेशन कोई है सर? एक सेकंड है, तारी आवाज મને નથી આવડતી સંભળાતી, હું આમાં આ લગાઈને જ સાંભળું તમને। हाँ सर। एक જ મિનિટ है। हाँ बोल। हाइड्रोडायनेमिक फोर्स और सीपेज फोर्स में कोई रिलेशन खરું सर? હા સીપેજ ફોર્સ જુદું છે। સીપેજ એટલે સીપેજ ઇટ્સ એ પ્રોસેસ, એક બાજુથી ચાલુ થયું અને બીજી બાજુથી નીકળી ગયું। જેમ કે અર્ધન ડેમમાં તમે સીપેજ જો તો એટલે કે ઇટ્સ એ ફ્લો થ્રુ ધ મીડિયા ફોર્મેશન એવું થયું। અને હાઇડ્રોડાયનેમિક ફોર્સ અને સ્ટેટિક ફોર્સ में इट्स बिहेवियरल चेंज। लाइक डैम जब पानी पड़ा है तो वो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है। जब वाटर का मूवमेंट है, फ्लोइंग है, तो क्या हुआ, डायनेमिक्स एक्ट हो रहा है। आपने डायनेमिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ी होगी ना, तो जब लेयर्स मूवमेंट में होती है तो डायनेमिज्म होता है। काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं हम, स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। वैसे ही हाइड्रोडायनेमिक फोर्स मतलब कि डायनेमिक कंडीशंस सेट इन होती है। आगे मैं जाऊंगा तब इक्वेशन में दिखाऊंगा आपको कैसे हो रही है, आगे काफी 3-4 स्लाइड के बाद मिलेगा आपको। लेकिन अभी आप ये समझ सकते हो कि सीपेज अलग चीज हो रही है। आप जो सीपेज लीड्स टू अपलिफ्ट फोर्स, बट हियर वी आर डिस्कसिंग earthquake forces which are like vibrations being set up in the foundation। फाउंडेशन का मतलब हुआ कि सारी की सारी जो फॉर्मेशन है नीचे की, भले ही जिसके ऊपर हमारा डैम बना हुआ हो या फ्रंट में जिसमें पानी भरा हुआ है उसके नीचे या डाउन स्ट्रीम में जिसके नीचे, तो वाइब्रेशंस एक बार जो सेट हो गई वो तो मूव करेगी। वाइब्रेशन मतलब वेव शेप में ये चलता है। वाइब्रेशन का मतलब हुआ कि वेव में चलती है वाइब्रेशंस। तो ये वाइब्रेशंस इनर्शिया जो है हमारा स्ट्रक्चर का जो मास है उसको डिस्टर्ब करती है, तो इनर्शियल फोर्सेस सेटअप हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं हम देखेंगे, अभी पूरा डिटेल में कैलकुलेट भी करेंगे। पूरा कैलकुलेशन आपके सिलेबस में सब्जेक्ट में है यूनिवर्सिटी के, तो हम उसका कैलकुलेशन भी करेंगे। लेकिन अभी मेजर चीज हम देखते हैं कि 3 डायरेक्शन में जितनी भी वेव्स जनरेट होती है उनको हम डिवाइड कर देते हैं 3 डायरेक्शन में। हम सारा तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो इजी करने के लिए हम इसको 3 डिवाइड कर देते हैं 3 भागों में। एक्स डायरेक्शन मतलब जो एक्सिस है डैम की उस डायरेक्शन में। दूसरा वाई डायरेक्शन जो ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजर इंपैक्ट होता है, वो है ये जो है जो हमारी एक्सिस है डैम की उसके परपेंडिकुलर, मतलब जो रिवर का फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन में, अप या डाउन दोनों डायरेक्शन, वाई पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पे वर्स्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा लोड का हम वो लेंगे, तो ये एक बहुत भयंकर चीज है। और जेड जो डायरेक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन, उसमें भी ये वाइब्रेशन जब अप डाउन करता है तो जो स्ट्रक्चर है डैम का उसका यूनिट वेट है, जो वेट है टोटल वेट, उसको ये कई बार बढ़ाता है और कई बार कम कर देता है। क्योंकि अप डाउन करेगा, जैसे अप होगा तो वेट बढ़ेगा क्योंकि इनर्शियल फोर्सेस इसको नीचे एक्ट करेंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट, इतना सीवियर नहीं है जितना वाई एक्सिस में, बट जो हम अल्फा एच लेते हैं उसका अल्फा वी 0.75 टाइम्स लेते हैं। तो मतलब ये 3/4 टाइम्स इफेक्टिव है जितना कि वाई डायरेक्शन में। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे कि जितने भी अर्थक्वेक की वजह से यदि एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, फोर्सेस आ रहे हैं, वाइब्रेशन का मतलब फोर्सेस आ रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ डैम के लिए हानिकारक नहीं है, दे आर नॉट थ्रेट टू डैम, वेरी सिंपल। तो वो डायरेक्शन में भूल गए, तो हम 2 टाइप के केवल कैलकुलेशंस करेंगे, अर्थक्वेक फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे। एक वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डैम, एंड जेड इज हाइट, जो जमीन से हाइट की तरफ जा रही है उस डायरेक्शन में। तो वो ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं, तो एक ही मेजर बच जाता है
कि हम y डायरेक्शन में कैलकुलेशन करेंगे और फिर z डायरेक्शन वाला हम अप्रोक्सीमेट 75% उसका ले लेंगे, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा अर्थक्वेक जिन चीजों पे डिपेंड करता है वो देख लेते हैं, और जो कोडल प्रोविजंस दे रखे हैं वो देख लेते हैं। The magnitude of the earthquake is important. The vibration intensity of ground expected at any location depends upon, जो ग्राउंड की वाइब्रेशन या वेव्स की जो इंटेंसिटी है वो, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, डेप्थ ऑफ फोकल पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर, किसका डिस्टेंस, डैम का डिस्टेंस, देन स्ट्रेटा ऑन विच द स्ट्रक्चर स्टैंड्स, स्ट्रेटिफाइड है या सॉलिड है, इग्नियस है या बसाल्ट टाइप है, कौन सी रॉक्स हैं, वो सारे पे भी डिपेंड करता है। तो ये 3-4 चीजें डिपेंड करती है। हालांकि हमें जो कैलकुलेशन करेंगे वो इसमें डिफरेंटली कोड इसको डील करेगा। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ कि कैसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। अभी ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है वो मैं इसलिए रखा हुआ है कि इसमें दो मेथड है, एक कोफिशिएंट मेथड, एक रेस्पॉन्स मेथड है। जो कोफिशिएंट मेथड है वो जो बिल्डिंग या डैम स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर का रेस्पॉन्स कंसीडर में नहीं करते और एक में करते हैं। तो द रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड वाइब्रेशन इज ए फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ फाउंडेशन सोइल, मटेरियल कौन सा यूज किया है, उसमें फॉर्म कैसा है, फॉर्म मतलब ओवरऑल फॉर्मेट या आप ढांचा बोल सकते हो, साइज क्या है, मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर क्या है, द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्राउंड मोशन, कितनी देर तक चला था वो, ये सारा क्या है। तो ये सारी चीजें कर सकती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करती है। कैलकुलेशन में हमें इनका ध्यान ज्यादा नहीं देना है, लेकिन आएगा थोड़ा थोड़ा, हम क्वांटिफाइंग फैक्टर्स को करेंगे। अर्थक्वेक कॉजेस impulsive ground motion which is complex and irregular in character, changing in period t and amplitude, each lasting for a small duration. This is important that when we calculate the earthquake forces, then we least likely consider simultaneously with the wind or maximum flood condition or the sea waves hitting the structure. So we do not consider these loads simultaneously. This is also a codal provision. The value of elastic modulus, which you calculate in the structural design of the material whenever required, may be taken for the static analysis. Your earthquake is not a static phenomena, it's a dynamic phenomena, unless a more definite value is available for use in such dynamic earthquake conditions. This is also a codal provision 1893 earthquake design. Whenever earthquake forces are considered along with other normal design forces, the permissible stresses in the material, this is important, the permissible stresses in the material, आपका जो FC के आप करते हो कैलकुलेशन, मान लो 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो कितने से इंक्रीज कर देनी है आपको, बाई 1/3, 3 into 1.33। वो जब भी हम अर्थक्वेक फोर्सेस लेते हैं तो FCK की वैल्यू, जो परमिसिबल स्ट्रेस है कंक्रीट की, जितनी भी वैल्यू है, 3 है, 4 है, जितनी भी है वैल्यू, उसको 1/3 से इंक्रीज कर देनी है। ये चीज आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है, अदरवाइज आपका डिजाइन ज्यादा सेफ, ओवर सेफ हो जाएगा। ये आपका जोनिंग जो हुआ है हमारा पूरा कंट्री का, जोन 2 to 5, blue color, then the yellow color, this Ahmedabad city somewhere in here, and then the almost brown color this area, and then the red is Bhuj area and all this, and high risk areas are like this much, and here somewhere Tihiri area is falling onto this. And if you look at the Sardar Sarovar, then Sardar Sarovar is yellow, zone 3 almost, zone 3 to 2 somewhere here. Okay, not that much. Okay. These are structural dynamics.
which I have been explaining to you, and code states that if we need to take the characteristic of a structure into consideration, then we should use response spectrum method. Otherwise, we can go for the seismic coefficient method. This is written over here, seismic coefficient method. So this code 1893 specifies design criteria under earthquake condition. आप डिजाइन कर रहे हो इन फील्ड और इन इरिगेशन में, आपके इंटरव्यू में बैठा है, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? दो मेथड है इसमें. वन इज सिस्मिक कोफिशिएंट मेथड, अल्फा एच एंड अल्फा वी. सिस्मिक कोफिशिएंट मेथड अल्फा एच एंड अल्फा वी. और सेकेंड है जिसमें हम की टी निकालते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं, स्ट्रक्चर की डायनेमिक्स और स्ट्रक्चर का फॉर्म, स्ट्रक्चर की डिफरेंट फीचर्स को हम कंसीडर करते हैं और उसका यूज करते हैं फिर कैलकुलेशन में. तो दैट इज द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड, दैट इज कॉल्ड. तो वो कब लेते हैं? जब डैम की हाइट 100 मीटर से ज्यादा हो. तो सरदार सरोवर तो आपका 100 मीटर से ज्यादा है, 100 समथिंग लाइक 40, 121 एंड समथिंग मोर अप देयर एंड ऑल करके तो ज्यादा ही 100 से. तो व्हाट शुड बी डन? That response spectrum method should be used for Sardar Sarovar or likewise like dams. Okay, so this is the clarification. Now this is the value of the alpha H. This is the calculation earthquake forces, the calculation of the alpha H. What is the alpha H? The horizontal seismic coefficient. Horizontal seismic coefficient. It depends upon BI alpha 0. Okay. BI alpha 0. What is alpha 0? This is basic. This is not seismic, the horizontal seismic coefficient. Seismic horizontal seismic coefficient is alpha H. Alpha 0 is basic seismic coefficient, alpha 0. And what is B? B is the soil foundation system. जो soil का foundation का system है, वो कैसा है? वो सारा का सारा IS कोड में लिखा हुआ है और उसी से हमें values लेनी है. मैं आपको दिखाता हूं अभी इसको ड्रॉ में. I क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, ये भी मेंशन है टेबल में आईएस कोड की. तो ये तीनों के तीनों कोडल प्रोविजन से वैल्यू लेनी है हमें तीनों की, और हमें अल्फा एच की वैल्यू निकालनी है. तो दिस इज सिस्मिक हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट अल्फा एच. वी आर कैलकुलेटिंग अल्फा एच. वी आर नॉट कैलकुलेटिंग टोटल शियर एंड टोटल मोमेंट्स at or onto the dam structure because of the earthquake forces. First, we are calculating horizontal seismic coefficient, or you can say acceleration, horizontal acceleration, alpha H. The second one is response spectrum method. The value of alpha H is BIF0. F0 is seismic zone factor. This is also given in the IS code, the value of F0, seismic zone factor. BI are having the same. SA upon G की वैल्यू मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं कि कैसे कैलकुलेट होती है रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में. तो दोनों ही अल्फा एच है. ये जब लेस देन 100 मीटर है हाइट और ये जब मोर देन 100 मीटर हाइट है तब हम लेंगे. ये वैल्यूज जो कैलकुलेशंस हम देख रहे थे कि कैसे करते हैं, वैल्यूज ऑफ बेसिक सिस्मिक कोएफिशिएंट अल्फा 0 एंड सिस्मिक जोन फैक्टर F0 जो कैलकुलेट कर रहे हैं. तो ये अल्फा 0 यहाँ पे, ये F0 यहाँ पे. दीज आर कोडल वैल्यूज. तो ये जोन 5, 4, 3, 2 एंड 1 आजकल है ही नहीं. ये रिवाइज हो गया था. 2005 में हुआ था या कब हुआ था का रिवीजन हुआ था जो इसका था. तो अल्फा 0 की वैल्यूज आपको ऐसे यहाँ से मिल सकती है कि आपका डैम कौन से जोन में पड़ता है उस हिसाब से. और ये वैल्यूज भी 0.4 से लेके 0.1 तक वेरी कर रही है. For underground structures and foundations at 30 meter depth or below, the basic seismic coefficient may be taken as
0.5, क्योंकि थोड़ी सराउंडिंग से उसकी स्ट्रेंथ मिल जाती है, तो अल्फा 0 की वैल्यू आधी कर दी। फॉर स्ट्रक्चर्स प्लेस्ड बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड 30 मीटर, कोफिशिएंट में बी लीनियरली इंटरपोलेटेड। ये वैल्यू है आपकी इंपॉर्टेंस फैक्टर आई की। डैम्स के लिए 3, डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेनर्स, देन लिक्विड्स, कंटेनर्स जो बनाते हैं हम इनफ्लेमेबल एंड पॉइजनस गैसेस के लिए, तो उसका 2 इंपॉर्टेंट सर्विस कम्युनिटी स्ट्रक्चर सच एज हॉस्पिटल्स, वाटर टावर्स, टैंक्स 1.5, ऑल अदर स्ट्रक्चर्स के लिए आई की वैल्यू 1। तो ये आपको 1893 का ही पेज है, ये वहां से मिलेगी। अभी वैल्यू ऑफ बीटा फॉर डिफरेंट सोइल फाउंडेशन सिस्टम, ये पाइल्स के लिए ये है, pile not covered under column 3, pile passing through any soil but resisting on soil type 1. Type 1 क्या है? Rock on hard soil, type 2 medium soils, type 3 soft soils। तो ये वैल्यू यहाँ पे 1, 1, 1, piles not covered this, raft foundation के लिए वैल्यू this, combined foundation के लिए the value of beta for dam shall be taken as 1 here। तो डैम के लिए नीचे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है 1893 में कि हमें 1 लेना है, तो इसको आप रेड कर सकते हो। अदरवाइज जब वेल फाउंडेशन बनाते हैं तो इसकी जो सोइल फाउंडेशन सिस्टम की वैल्यू है या बीटा की वैल्यू है 1.5 तक भी जा सकती है। अभी हम वापस वही स्लाइड पे आ गए जिसमें हमें ये कैलकुलेशन देखना है एस ए बाई जी क्या है, बिकॉज हमने बीटा आई अल्फा 0 देख लिया, एफ 0 देख लिया, जो सीधे हम वैल्यूज ले लेते हैं और अल्फा एच जो कोफिशिएंट है, हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। यही वैल्यू हमें शेयर और मोमेंट्स की वैल्यू देगा। ये यूज होता है, इसलिए पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर वी और एम को कैलकुलेट करेंगे हम। एस ए बी एस ए अपॉन जी, वेयर एस ए बाई जी एवरेज एक्सेलरेशन कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन कोफिशिएंट, एवरेज एक्सेलरेशन कोफिशिएंट ऑफ द स्ट्रक्चर is read from figure for a damping of 5% and fundamental period of vibration of the dam given by this equation। damping of 5% याद रखना है, ये जो स्केच दिया हुआ है आपका 1893 में, उसमें डैम्पिंग दिया हुआ है। डैम्पिंग का मतलब धीरे धीरे अर्थक्वेक जो आया है उसके वाइब्रेशंस कम कैसे हो रहे हैं। जो डैम्पिंग है, पहले इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा था, फिर कम हुआ कम हुआ कम हुआ, मतलब वाइब्रेशन कम होता गया। तो ये 5% वाला जो ग्राफ है ना, वो पढ़ना है। तो हमें यही वाला ग्राफ पढ़ना है, यही वाला चार्ट पढ़ना है, और कोई सा नहीं पढ़ना है, क्योंकि डैम्स के लिए यही है। बाकी स्ट्रक्चर के लिए हम दूसरे डैम्पिंग पढ़ सकते हैं। और टी कितना है, टी की वैल्यू इस एक्स एक्सिस पे देखो, नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इन सेकेंड्स, तो ये टी की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। इसमें स्ट्रक्चर आ जाता है, टी की स्ट्रक्चर की डिटेल्स आ जाएगी, हमारे डैम की डिटेल्स आ जाएगी। तो एच क्या है टी में, एच इज द हाइट ऑफ द डैम। देखो कैसे रेस्पॉन्स, जो स्पेक्ट्रम सिस्टम है उसमें सारा कुछ आ जाता है, जिससे टी निकल जाता है। टी निकलते ही हम उसमें वैल्यू निकल जाएगी हमारी किसकी, अल्फा एच की। तो we are taking care of each and every part of the dam। B is the base width, this is the gamma m is the unit weight of the material of the dam, concrete जो ले रहे हैं वो, G is the acceleration, gravity, E m modulus of elasticity, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि हम जो स्टैटिक है वो ही ले लेते हैं, और उसके अलावा यदि है डायनेमिक कंडीशंस के लिए हमारी कैलकुलेशंस, तो हम वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लेंगे। तो ये कैलकुलेशन हम जी, ई, एम और इनकी वैल्यू रखेंगे तो हमें टी की वैल्यू मिलेगी। टी इज नथिंग बट द टाइम पीरियड एंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द डैम, कैलकुलेट करते हैं इससे। ये इक्वेशन भी आपकी कोडल प्रोविजन है और आपको 1893 से मिल जाएगा। तो ये दोनों मिलते ही आपको, मान लो उसमें से आपको 0.8 वैल्यू मिली टी की, तो इसमें से आपको यहां से और ऐसे जी की वैल्यू मिल जाएगी कि 1.15 इज द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन कोफिशिएंट। ये वैल्यू वहां पे रखेंगे तो हमें अल्फा एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो अल्फा एच की वैल्यू मिल गई तो हमें उससे 2 टाइप के फोर्स एक्ट करते हैं, वो कैलकुलेट करने हैं। बेसिकली 2 टाइप के हमें फोर्सेस लगेंगे अल्फा एच से। एक होगा इनर्शिया फोर्स इन द बॉडी ऑफ द डैम एंड दूसरा होगा हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर ऑफ द वाटर ऑनटू द डैम। डैम पे तो असर कर ही रहा है, लेकिन एक विद इन द बॉडी होगा, एक
वाटर का जो डैम पे आएगा तो दो टाइप के फोर्स एक्ट करेंगे। तो पहला फोर्स हम देखते हैं कि इनर्शिया फोर्स कैसे कैलकुलेट करें। इनर्शिया फोर्स कैसे कैलकुलेट करें, तो अभी हम कैलकुलेशन क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे जो वाइब्रेशन हो रहे हैं डैम के, अर्थक्वेक वेव्स के, उसकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम। उसमें दो टाइप के फोर्स जनरेट हो रहे हैं, एक हो रहा है इनर्शिया फोर्स और दूसरा होता है हाइड्रोडायनेमिक फोर्स। तो उसमें अल्फा एच को कैसे यूज करते हैं, अभी इनर्शिया को कैलकुलेट के लिए। इनर्शिया फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन इम्पार्टेड। जो मान लो कि डैम इधर है, ऐसा डैम आपका बना हुआ है और एक्सेलरेशन आपका ऐसे 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 इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनर्शिया उसके उल्टे डायरेक्शन में एक्ट करेगा, उसके उल्टे डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और यदि वेव्स इधर से आ रही है तो इनर्शिया उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। हम कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे, हम वो कॉम्बिनेशन लेंगे जो वर्स्ट होगा, समझे ना। तो द इनर्शिया फोर्स एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन imparted by earthquake forces and is equal to the product of the mass of the dam and the acceleration। तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे हम अल्फा एच को, तो हमें क्या मिल जाएगा, इनर्शिया फोर्स मिल जाएगा। मास को, मास ऑफ द डैम को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन से, जी से, जी अल्फा एच से। अल्फा एच को भी मॉडिफाइड करना पड़ता है हमें डिफरेंट हाइट के लिए, वो ऐसा करेंगे। देखिए जो डायग्राम बना हुआ है ना, चार्ट जो बना हुआ है, ये दिया हुआ है। फॉर डैम्स अप टू 100 मीटर हाइट हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट शैल बी टेकन एज 1.5, ये पॉइंट देखें, 1.5 टाइम्स सिस्मिक कोएफिशिएंट अल्फा एच। हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट, horizontal seismic coefficient shall be taken as 1.5 times seismic coefficient alpha h at the top end of the dam, reducing linearly to 0 at the base। तो अल्फा एच का यहाँ पे 1.5 लेंगे, यहाँ पे ये 1.5 टाइम्स जितना भी अल्फा एच है, ये क्या है, ये डैम की हाइट है। दिस इज डैम की हाइट, टॉप ऑफ द हाइट, ये डैम का बेस है, जहां पे डैम का बेस है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू 0 होगी, देखो यहाँ पे C की वैल्यू होगी 1.5 और यहाँ की C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये फोर्स एक्ट कर रहा है, जो इनर्शिया फोर्स है वो 1.5 टाइम्स अल्फा एच करके उसको हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल फोर्स मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार टाइप के फेलियर है डैम में। एक ओवरटर्निंग है, तो यहाँ पे यदि फोर्स एक्ट कर रहा है तो कितना ओवरटर्निंग मोमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ओवरटर्निंग मोमेंट हमारे डैम के टॉप पे निकालते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी बात, यदि हम इस लेवल पे निकाल रहे हैं, कोई भी सेक्शन पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में निकाल रहे हैं इसका वैल्यू इनर्शिया का, तो दिस एड्स टू शियर फोर्स, और शियर कैलकुलेशन, शियर फेलियर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो अल्फा एच की वैल्यू है। तो यहाँ पे जाके 1.5 टाइम्स अल्फा एच और यहाँ पे 0 हो जाता है, तो बेस पे जहां पे फाउंडेशन से चालू होता है वहां पे फेलियर कम होता है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहां पे शियर फेलियर अर्थक्वेक की वजह से ज्यादा होने की चांसेस होते हैं, और वहां पे हमें शियर कैलकुलेशन, शियर फेलियर कैलकुलेशन ज्यादा रिग्रेसिव करनी पड़ती है। इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो यदि इंटरव्यू में या किसी में भी, तो आप कह सकते हो कि ज्यादा डिट्रीमेंटल फैक्टर, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है डैम की वैसे 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 इनर्शिया फोर्स ज्यादा डिट्रीमेंटल होता जाता है। समझ गए बात। This inertia force shall be assumed to act from upstream to downstream or downstream to upstream to get the worst combination for design. N causes an overturning moment about the horizontal section, adding to that caused by the hydrodynamic force का हम करेंगे। For dams over 100 meter height, the response spectrum method shall be used. Okay. अल्फा एच कैलकुलेशन के लिए बोल रही है, रेस्पॉन्स जो हाइट ज्यादा है तो, और उसका 1.5 टाइम्स हमें लेना पड़ेगा फिर। ओके, तो अभी तो हमने अल्फा एच निकाला था, अभी हमारा टोटल शेयर निकालना है, टोटल फोर्स कितना मिलेगा अल्फा एच के हिसाब से। तो बेस पे निकालते हैं, मतलब उसके जब जहां से फाउंडेशन खत्म होकर स्ट्रक्चर चालू हो रहा है तो वो बेस हुआ, तो बेस पे हम शेयर कितना है, बेस मोमेंट कितना है, तो बेस पे शेयर कितना होगा, ये कोडल प्रोविजन है कि 0.6 W is the weight of the dam into alpha h। अल्फा एच निकालने के दो तरीके पहले बता चुके हैं हम, कि कोएफिशिएंट मेथड एंड रेस्पॉन्स मेथड, उससे कैलकुलेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द डैम, और वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें VB मिल जाएगा, दैट इज बेस शियर
एंड मोमेंट मिल जाएगा 0.9 WH अल्फा H. H इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट्स नॉट द हाइट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ, क्योंकि मोमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना हमें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डैम अबाउट द बेस। ये देखो, तो सीजी निकाला हमने जब वेट की कैलकुलेशन की थी, तो उसकी बेस से कितनी हाइट है वो H यहाँ पे लेना है, नहीं कि हाइट ऑफ द वाटर। अभी किसी सेक्शन पे भी हम वीबी निकाल सकते हैं, शेयर निकाल सकते हैं, और सेक्शन पे हम मोमेंट निकाल सकते हैं। ये बेस शेयर का मतलब टोटल नीचे तक का शेयर का फॉर्मूला है, ये बेस मोमेंट का फॉर्मूला है। किसी भी सेक्शन पे शेयर कितना है, मोमेंट कितना है, ये निकलता है। और ये क्या है, सिंपल है, वीबी है, ये वीबी जो है टोटल, उसको CV टाइम्स, क्योंकि नीचे ज्यादा है और ये कम होता जाएगा, तो वी एक कोफिशिएंट टाइम्स वीबी, ये टोटल कैपिटल। और किसी भी सेक्शन पे मोमेंट CM टाइम्स MB, तो ये कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, ये कोफिशिएंट की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है। y by h सॉरी, तो y मतलब मान लो कि हमें बेस तो ये हुआ, बेस तो हमने पहले VB और MB यहां निकाला था, अभी हमें कहां निकालना है, यहां निकालना है। तो इसकी डेप्थ y है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर h है, तो y by h तो हमें पता होगा। तो और दो इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड लाइन है जो ग्राफ है जो IS कोड में अवेलेबल है। मान लो कि y by h है वो 4 है, तो 4 पे कितनी वैल्यू होगी CB और CM की, ये CM की वैल्यू होगी, देखिए 0.15 करीब, और CB की वैल्यू कितनी होगी 0.4 करीब। तो ये चार्ट से हम निकाल सकते हैं। तो ये फोर्स, इनर्शिया फोर्स खत्म हो गया, कैलकुलेशंस होगी, और हम इसको ऐड कर लेते हैं सारे फोर्सेस को, जब सम अप करेंगे तब उसमें डिट्रीमेंटल कैसे होता है उस कंडीशन में ऐड करेंगे, या कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब हम हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला दिया, हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस मैंने बताया आपको कि कैसे एक्ट करता है। तो हाइड्रोडायनेमिक फोर्स का डायरेक्टली मैं आपको जेंगर फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, पहले ये डायग्राम दिखा देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये एक्ट कैसे करेगा। तो ये इंटेंसिटी है इसकी PEY, जो हाइड्रोडायनेमिक फोर्स है, और ये लीनियरली, जब हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स देखा था कि वाटर का फोर्स था, वो एक्ट करता था, स्ट्रेट लाइन थी, और यहाँ पे हमने गामा WH लिया था इंटेंसिटी बेस पे, वो हमारी ये जो स्ट्रेट लाइन है ऐसी थी। ऐसा नहीं है इसमें, ये हाइड्रोडायनेमिक में ये इलेक्ट्रिकल और पैराबोलिक नेचर का ये वेरिएशन है यहाँ पे, ये वाला, और किसी भी लेवल पे एक डेप्थ y पे PEY इसकी इंटेंसिटी है। तो टोटल कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन ये जेंगर ने PEY जो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर इंटेंसिटी है इन टर्म्स ऑफ पास्कल एट डेप्थ y is nothing but CS कैसे कैलकुलेट करना है, ये कोफिशिएंट है, अल्फा H you know, गामा है W you know, and height the depth of the reservoir, here depth of the reservoir you know. तो Jenger's formula to calculate the hydrodynamic water intensity or hydrodynamic pressure intensity because of the earthquake waves is very simple. It's 4 variables only, 4 rather values only, not variables. Variable is here and height may be varying, otherwise this is constant and this is also constant for given conditions. तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताते हैं, इसको देखते हैं इक्वेशंस को। तो CS की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये कैलकुलेशन में जो थी, बाकी तो आपको नोन है वैल्यू अल्फा एस, गामा W एंड H। CS की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन जेंगर्स का इक्वेशन है, जेंगर्स इक्वेशन, CS CM डिवाइडेड बाय 2y मींस एट व्हिच डेप्थ यू आर कैलकुलेटिंग द प्रेशर इंटेंसिटी, डायनेमिक हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर, y by h, h is the total water height, y by h, y by h, y by h. So this is also an empirical equation. This is based on observations, whereas CM is equal to 0.7321 minus theta by 90. ये थीटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीटा लेने के लिए हमें देखना पड़ेगा थीटा क्या है। तो थीटा इस पिक्चर से मिलेगा आपको, थीटा इज एंगल विच द अपस्ट्रीम फेस ऑफ द डैम मेक्स विद द वर्टिकल। ये जो अपस्ट्रीम जो सॉलिड लाइन आपको दिख रही है आपके डिवाइस पे, ये अपस्ट्रीम फेस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा यहाँ पे आ जाता है जेंगर के फॉर्मूले में कि अपस्ट्रीम फेस वर्टिकल के साथ क्या मान आता है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा, फाई की वैल्यू 90 माइनस थीटा, तो ये लेते हैं। तो जब भी ये स्लोप की वैल्यू मिडल हाइट से, ये मिडल हाइट की लाइन है,
से यदि अप तक है, ये स्लोप अप तक है, तो इस कैलकुलेशन में हम इसको यहां तक डॉटेड करके मान लेते हैं कि स्लोप इज रेंजिंग फ्रॉम हियर टू हियर। और इसके यदि नीचे है, यदि स्लोप है, ये पॉइंट है जो मिडिल पॉइंट से नीचे है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसका जो अपस्ट्रीम फेस है वो वर्टिकली है। क्या है? जो अपस्ट्रीम फेस है वो प्योरली वर्टिकल है, ये ऐसा वर्टिकल है। तो ये थीटा की वैल्यू लेने में बहुत सावधानी रखनी है। जो जो एक्चुअल डायग्राम दिया हुआ है वो नहीं लेना है, और हमें लेना क्या है, यदि हाइट आधी हाइट से ज्यादा है स्लोप, तो हम पूरा ही स्लोप ले लेंगे ऊपर तक। यदि आधी हाइट से कम है तो हम ले लेंगे कि वर्टिकल फेस जो है वो वर्टिकल है, तो थीटा विल बिकम 0 यदि स्लोप है ही नहीं तो उस केस में। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे 0 होते ही 1 हो जाएगा, और सीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7.735 हो जाएगी। ठीक है ना? और इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यू ऑफ सीएम डायरेक्टली, आपको उस कैलकुलेशन में नहीं डालनी है तो थीटा का इंक्लिनेशन यहां से पता चल गया आपको। मान लो कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो सीएम की वैल्यू 0 हो गई, देखो। और यदि थीटा, जो थीटा है मतलब कि अपस्ट्रीम फेस बनाता है 60 डिग्री का एंगल, तो यहां से ये सीएम की वैल्यू 0.3 के करीब आएगी। ठीक है ना? समझ में आ रहा होगा? तो वो इंटेंसिटी थी, नॉट द टोटल प्रेशर। हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर इंटेंसिटी थी, स्मॉल पीई था। अब ये जेंगर का ही फॉर्मूला है जिसमें टोटल जो फोर्स निकलता है, हाइड्रोडायनेमिक फोर्स निकलता है, वो इक्वेशन आती है 0.726 PEY। What is P? Hydrodynamic pressure intensity at section Y. This small y is at section Y. Okay, into Y. So this is pressure intensity at a depth Y. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ये ज्यादा तकलीफ वाला नहीं है। ये बीच वाला आप भूल जाओ कैलकुलेशन, ये सम अप करते हैं दोनों को, क्योंकि वो मानते हैं कि जो टोटल प्रेशर वेरिएशन है ये स्ट्रेट नहीं है। और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे, ये जो प्रेशर है हाइड्रोडायनामिक, ये हाइड्रोडायनामिक प्रेशर जो है इलिप्टिकल भी है, पैराबोलिक भी है। तो इसका इंटीग्रेशन करके इसको टोटल प्रेशर पीई, कैपिटल PEY निकाल रहे हैं, इसका टोटल कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करके निकाल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन के बाद ये वैल्यू निकल के आएगी। तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ये याद कर लो बस। या यदि आपको कोड मिल जाती है या मिल जाता है तो फॉर्मूला वहां से ले लो, लेकिन याद कर लो तो अच्छा है ये वैल्यूज। ये जेंगर की हाइड्रोडायनेमिक पूछेगा कोई भी, यदि आप एग्जीक्यूटिव के लिए ट्राई कर रहे हैं तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं हाइड्रोडायनेमिक। डेप्यूटी और एग्जीक्यूटिव तक के लिए डायरेक्ट पूछेंगे आपको ये कि इसकी वैल्यूज बताओ, आप कितना है, फॉर्मूला बताओ, जेंगर्स फॉर्मूला, सीएम की वैल्यू बताओ, टोटल पी की वैल्यू बताओ, ऐसा पूछ सकते हैं। तो ये एम का फॉर्मूला निकल आता है और ये पी का निकल आता है। अब 2 स्लाइड हो रहे हैं केवल, आपका मैं खत्म कर देता हूं पीरियड। जब ये कंपोनेंट कर रहे हैं हम कि ये हॉरिजॉन्टल इनर्शिया लग रहा है, हाइड्रोडायनामिक फोर्स लग रहा है, तो स्लोप है थोड़ा सा, फ्रंट जो है फेस क्या है, स्लोपिंग है। तो एक जो कंपोनेंट होगा वो तो हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा कंपोनेंट क्या एक्ट करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वजन को या तो ज्यादा करेगा या वजन को कम करेगा। जैसे हमने पहले देखा था कि कुछ भी चीजें होती है, जैसे अपलिफ्ट है वो वजन को ज्यादा करता है, डेम के जो टोटल वेट है, जो स्टेबिलाईजिंग फोर्स है, उसको कम ज्यादा कर देता है। यदि अपलिफ्ट ऊपर एक्ट कर रहा है तो उसमें से हमें टोटल वेट में से निकालना पड़ेगा, तो नेट वो फोर्स आया। वैसे ये फोर्स जो वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि स्लैंटिंग फेस है जो डैम का है, हमारा डैम का स्लैंटिंग फेस है, और ये हाइड्रोडायनेमिक फोर्स ऐसे लग रहा है तो स्लैंटिंग में ऐसे लग रहा है, लेकिन हम देखेंगे तो इसका 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। आर यू गेटिंग दिस? तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 2 सेक्शन में PEY2 PEY1 निकाल के tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा। अगेन थीटा वही है जो हमने पहले कहा था कि अपस्ट्रीम फेस जो वर्टिकल के साथ बनाता है वो एंगल थीटा है। और PEY2 क्या है, यहां से आप पढ़ लो, टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोडायनामिक फोर्स एट एलिवेशन ऑफ द सेक्शन बीइंग कंसीडर्ड। जहां पे हम बात कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां पे, ओके, स्मॉल
और ये total horizontal component of hydronic force at the elevation at which the slope of the dam face commences, जहां से स्लोप चालू होता है ना वहां से. Are you getting this? 2 મિનિટ માં હું બોલાવું, 2 મિનિટમાં ખતમ થવાનું છે. थीटा एंगल बिटवीन फेस ऑफ डैम एंड द वर्टिकल. ओके, तो ये अल्फा एच ही है, ये अल्फा एच का इंपैक्ट है वर्टिकल. अभी जो नेक्स्ट स्लाइड है आपका वो अल्फा वी हो जाएगा. तो हम जो 3 डायरेक्शन में अर्थक्वेक फोर्सेस को बांटा था हमने कि एक तो एक्सिस पे हमने बांटा था कि डैम की एक्सिस की पैरेलल एक्स डायरेक्शन, इग्नोर दैट. एक वाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, और तीसरा जो है वो है वर्टिकल फोर्स जो लगेगा डैम पे बिकॉज ऑफ दी वेव्स तो कंटिन्यूअसली इन ऑल 360 डायरेक्शन सभी जगह पे वेव्स फोर्स इंपैक्ट डालेगी, बट वी डिवाइड इनटू 3 डायरेक्शन and out of 3 direction 2 are important, and out of 2 the first one the y direction is very important. अभी third z direction हम कर रहे हैं, and z direction is nothing but the vertical. Yes sir. Yes. Someone remove me from this meeting. Oh my again god, again, sir. Oh, don't do this boys. लेट ऑल द स्टूडेंट, मैं नहीं तो सेटिंग चेंज कर दूंगा आपके इसमें मीटिंग की, बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा. चलिए अभी लास्ट स्लाइड है, कोई बात नहीं, ध्यान रखिए. डोंट डू दिस. इफेक्ट ऑफ वर्टिकल एक्सेलरेशन अल्फा वी, लुक एट दिस. ये थर्ड डायरेक्शन जेड है, तो इसमें क्या करते हैं हम, वही कैलकुलेशन जैसे हमने अल्फा एच की थी. तो अल्फा बी को क्या करते हैं कि इसका वजन जो द इफेक्ट ऑफ वर्टिकल अर्थक्वेक एक्सेलरेशन इज टू चेंज द यूनिट वेट ऑफ द वाटर एंड कंक्रीट. एक्सेलरेशन अपवर्ड, जैसे एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा तो क्या होगा, द वेट एंड एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डिक्रीजेस द वेट. जो अपवर्ड अगेंस्ट, जैसे अपलिफ्ट की तरह, यदि एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो अपलिफ्ट भी अपवर्ड है तो रिड्यूस करता है वेट को, तो ये भी रिड्यूस करेगा वेट को. और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो वेट को acceleration upward increases inertial force जो है. कंफ्यूज दिमाग हो रहा है, एक सेकंड रुकिए आप. जो एक्सेलरेशन है इनर्शिया उसका उल्टा होगा इसमें. जो एक्सेलरेशन है इनर्शिया उसका उल्टा होगा. तो एक्सेलरेशन अपवर्ड मींस क्या हुआ कि इनर्शिया फोर्स इज डाउनवर्ड एंड दैट विल इंक्रीज द वेट. And acceleration downward मतलब your inertia force upward and will decrease the weight. It's not as per the uplift which we discussed earlier. So this is in contradiction to the uplift. Due to vertical acceleration, a vertical inertia force F, how much? Alpha V. Alpha V is this what? Vertical action, and the alpha V is the vertical coefficient, seismic coefficient. Alpha V is the vertical seismic coefficient, and if you multiply by the weight of the dam is exerted on the dam in the direction opposite to that of the acceleration. So when the acceleration is vertical upward, the inertia force this much acts vertically downward, thus increasing momentarily the downward weight, and similarly this readout. And last one is very important. Very important. This last one, last point and last point of this. For methods of design of seismic coefficient up to 100 meter and response spectrum over 100 meter, vertical seismic coefficient shall be taken. जो हमने पहले डायग्राम देखा था ऐसा कि उसमें हमने हॉरिजॉन्टल के लिए ये 1.5 टाइम्स लिया था यहाँ पे अल्फा एच का. यहाँ पे अल्फा एच का हमें क्या लेना है, alpha h का. This was the sketch for the horizontal inertia force, and this is for the vertical seismic acceleration. तो क्या है उसका alpha h का यहाँ पे 0.75 ही लेना है टॉप पे, और बॉटम पे 0 कर देना है. तो ये ऐसा स्केच मिलेगा आपको. तो ये चीज बहुत ध्यान रखने की है. और ये जो फोर्स मिलेगा आप शेयर और मोमेंट निकाल सकते हो उसका फिर चाहो तो, क्योंकि हमें तो यहाँ सारा वेट ही कैलकुलेशन करना है, वेट ही रिड्यूस करना है. डायरेक्ट कोई मोमेंट मिलने वाला नहीं है, लेकिन मोमेंट में हेल्प जरूर करेगा. यदि ये इसकी हमें लीवर आर्म मिलेगी तो हम मोमेंट में भी इसको ऐड कर सकते हैं.
तो मोमेंट निकालने के लिए वही इक्वेशन रहेगी कि फोर्स आ गया और फोर्स का हम मोमेंट निकाल रहे हैं यदि लीवर आर्म मिल रही है तो ओके। सो दैट इज व्हाट is the total calculation of the forces. These forces are very much negligible. जब आइस प्रेशर या तो एक्ट ही नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम। यदि आपको लग रहा है कि ये हिमालय रीजन में है या कोल्ड कंट्रीज में आपका डैम सिचुएटेड है तो 6512 कोड कहता है कि 250 kPa कांस्टेंट अप्लाई कर दो फोर्स फेस पे। किसके फेस पे? डैम के फेस पे। तो वो आप 250 ऐड कर दो जितना भी आपका फोर्स आ रहा है तो कांस्टेंट रेट से। फिर थर्मल लोड इग्नोर्ड, मोस्टली इग्नोर करते हैं थर्मल लोड को। होता है क्योंकि डाउनस्ट्रीम से जो पोर्शन है डैम का दैट इज सब्जेक्टेड टू लार्ज हीटिंग ड्यूरिंग डे टाइम। तो अपस्ट्रीम वाटर से है और डाउनस्ट्रीम में डायरेक्ट सोलर रेडिएशन हिट कर रहा है तो देयर आर थर्मल, बट वो कंस्ट्रक्शन के टाइम ही हम ध्यान दे लेते हैं कूलिंग वूलिंग करके उसको, और लास्ट में बाद में इसको डिजाइन में कंसीडर नहीं करते हैं। वैसे ही विंड प्रेशर जो हम स्ट्रक्चरल, वेव प्रेशर अलग है जो हम स्काई स्क्रैपर में विंड प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं, वो इन डैम्स में हम जनरली नहीं करते हैं क्योंकि ये अगेंस्ट उसी के करेगा जो हमने विंड वेव प्रेशर में ले लिया। लेकिन विंड प्रेशर यदि हम अलग से लेना चाहे डाउन स्ट्रीम साइड में तो ये एक एडिटिव ही होगा, सेफर साइड में ही होगा। तो इग्नोर करना सेफर साइड में, तो इसको इग्नोर कर देते हैं, तो कंसीडर जनरली नहीं करते हैं। और इसी के साथ सारे फोर्सेस कैलकुलेट हो गए हैं। अब हम इसका डिजाइन जो